आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बिहार के नए मंत्रियों ने दफ्तर पहुंचकर अपना पदभार संभालना शुरू कर दिया। अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से निर्देश और आदेश भी देने लगे। हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और पहली तस्वीर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की है और दूसरे उनके भाई तेज प्रताप यादव की। देखिए इन दो तस्वीरों को। डिप्टी सीएम तेजस्वी को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, शहरी विकास और ग्रामीण कार्य विभाग मिला है। तेजस्वी सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने पदभार ग्रहण किया। वहीं उनके भाई और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया, जिन्होंने वन पर्यावरण विभाग के दफ्तर पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप ने पदभार संभाल लिया है। दो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और उस दफ्तर में पहुंचकर तेजस्वी ने उस कुर्सी को संभालना शुरू किया। इधर तेज प्रताप ने अपना पदभार संभाल लिया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया। पहले दिन से ही तेजस्वी एक्शन में दिखे। स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर अपर मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ तेजस्वी ने 1 घंटे तक बैठक की। तेजस्वी ने बेहतर स्वास्थ्य के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने का भरोसा दिलाया। जो है उसको दूर करना। चैलेंजेस क्या है आप लोग सब लोग जान रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिले लोगों को, जो भी उलझने हैं उन सबको दूर किया जाएगा और जनहित के कार्य करेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारी हमको मिली है, इसको जो है ईमानदारी से, बखूबी ढंग से हम लोग करेंगे और साथ ही बिहार के लोगों का आगे बढ़ाने का और बिहार को किस प्रकार से विकसित राज्यों में जोड़ने का जो हम लोगों का सपना है उसको भी पूरा करेंगे। इधर तेज प्रताप यादव ने भी वन एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। तेज प्रताप यादव जब विभाग के ऑफिस में पदभार संभालने पहुंचे तो अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वन एवं पर्यावरण विभाग का जिम्मा संभालने के बाद तेज प्रताप यादव एक्शन में आए और अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग के कामकाज की जानकारी ली और काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। नीतीश मंत्रिमंडल में संजय झा को एक बार फिर जल संसाधन विभाग का जिम्मा मिला। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद संजय झा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने पहुंचे संजय झा का विभागीय अधिकारियों ने स्वागत किया। संजय झा ने आने वाले समय में विभाग की चुनौतियों से निपटने को लेकर भरोसा दिलाया। बात है जो मुझे लगता है वाटर मैनेजमेंट का, और इस साल खास करके जब हम लोगों ने इरिगेशन पर फोकस करना डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, इम्पैक्ट को अगर मिनिमाइज कर सकें, उसके मिटिगेशन को वो कर सकें, तो ये दो चैलेंज डिपार्टमेंट का। और एक जो बहुत ही इनोवेटिव काम हम लोगों ने 1-2 जगह किया भी है और जो अगले 1 साल में आपको जमीन पर दिखाई पड़ेगा, वो इंट्रालिंकिंग। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पदभार ग्रहण कर लिया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह समेत सभी अधिकारियों ने मंत्री को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जायजा लिया रजनीश कुमार ने। चंद्रशेखर जी ने पदभार ग्रहण कर लिया और इस वक्त आपको हम शिक्षा विभाग की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। तमाम जो अधिकारी हैं फिलहाल यहाँ मौजूद हैं और कर्मी से लेकर अधिकारियों ने भी जमकर स्वागत किया है। चंद्रशेखर जी इससे पहले भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन एनडीए की सरकार में बाहर थे। फिलहाल महागठबंधन की सरकार बनी है और शपथ लेने के बाद सीधे शिक्षा विभाग पहुंचे। इस वक्त शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह समेत तमाम जो डायरेक्टर हैं और सचिव असंबा चुबाओ और तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही जो बिहार के और जो अभ्यर्थी भी हैं यहाँ पर देख रहे हैं गुलदस्ता लेकर पहुंचे, कि उम्मीद के साथ कि नई सरकार का गठन हुआ है, नए मंत्री ने पदभार ग्रहण किया है, बिहार के लिए एक बड़ा तोहफा होगा और निश्चित रूप से कई काम बचा हुआ है। एक बड़ी चुनौती भी होगी चंद्रशेखर जी के लिए कि आखिर ये महागठबंधन की सरकार में शिक्षा विभाग में कितना काम कर पाएंगे और बिहार को कितना संतुष्ट कर पाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार की सियासत की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। बिहार की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा होगी और दोनों सदनों में नेता के नाम पर चर्चा होगी। आज दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और बीजेपी मुख्यालय में शाम के 4:30 बजे का वक्त रखा गया। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए
जेडीयू से अलग होने के बाद आगे की रणनीति पर मंथन होना है और बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, शाहनवाज हुसैन समेत कोर ग्रुप के सभी सदस्य शामिल होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा होगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मुकाबला करने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहती है और इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में बिहार में संगठन को मजबूत करने पर चर्चाएं होनी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दोनों सदनों के नेताओं के नाम पर चर्चा और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी कैसे इस झटके से उभरेगी, कौन सी रणनीति है, क्योंकि इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों मौजूद होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में बीजेपी की जो स्थिति है और कैसे मजबूत हो, आगे की रणनीति क्या हो, नेता प्रतिपक्ष कौन हो दोनों सदनों में। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने भी है, क्योंकि आगे उनका जो मुकाबला है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों से है और ऐसे में अलग अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। और क्या इसके भीतर क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से बीजेपी से देख पा रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा का शामिल होना कई संदेश दे रहा है, क्योंकि बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा होगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि बीजेपी की जो चिंता है इस बात को लेकर है कि हम कैसे आगे बढ़े। अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर। अमितेश, कई तरह की चर्चाएं होनी है, अभी क्या खबर आप दे रहे हैं? अमितेश, क्या खबर है इस वक्त? ठीक है अमितेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो दोनों सदनों के नेता के नाम पर चर्चा, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने जो चुनौतियां हैं, खासकर आंतरिक जो गतिविधियां हैं उन पर भी पकड़ रखना और इसके साथ बीजेपी जनता पर भी अपनी पकड़ रखना चाहती है। हालांकि सामने जो मुद्दे हैं, रीजनल पार्टियों के जो मुद्दे हैं, उनके द्वारा जो उठाए गए मुद्दे हैं, उन पर भी, उन बातों को लेकर भी जनता के मन तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बीजेपी की होगी। और ऐसे में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर और अपनी जितनी भी बातें बीजेपी नेतृत्व की तरफ से कही गई, खासकर क्षेत्रीय दलों को लेकर जिसे एक हवा देने की कोशिश की गई, तो इन सभी बातों से खुद लड़ना होगा बीजेपी को। और इसी बात को लेकर ये कोर कमेटी की बैठक है, तमाम प्रदेश स्तर के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। इस बैठक में अमित शाह हैं, जेपी नड्डा और प्रदेश, खासकर बिहार के जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े चेहरे हैं, उन सभी को शामिल किया गया इस बैठक में। उनसे उनके सुझाव भी लिए जाएंगे, उन्हें बताया जाएगा कि क्या हमारा एक्शन प्लान हो, किस तरीके से हम बहस करेंगे, किन मुद्दों को पकड़कर चलेंगे और जब भी सत्र बुलाया जाएगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हालांकि जो एक परसेप्शन तैयार करने की बात की जा रही है, एक धारणा तैयार करने की बात की जाए। और अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज। हाँ अमितेश, क्या चल रहा है अभी? तो बड़ी खबर क्या है इस वक्त की? देखिए, बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। लेकिन बिहार के तमाम बीजेपी के नेता यहां पर पहुंच गए हैं। सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, जो भी बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेता हैं, सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, ये कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो जाएगी और मंथन इस बात पर होगा, बिहार में जो राजनीतिक परिवेश बना है, जिस तरह के हालात बने हैं, नीतीश कुमार के अलग होने के बाद आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाए, कैसे पार्टी के कौन से चेहरे को आगे किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर मंथन होगा। और बीजेपी इस महामंथन में जो भी निकल करके आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेगी और आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की फिर तैयारी में जुट जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अमितेश। और बीजेपी की तरफ से नए मंत्रिमंडल को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सुशील मोदी ने एक ही जाति के 8 मंत्री बनाए जाने पर सवाल खड़े किए, तो वहीं अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल उठाए हैं। संजय जायसवाल ने तेजस्वी को सुपर सीएम बताया, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा पर शायराना अंदाज में तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से, संजय जी, जिस तरह से नया विस्तार हुआ है, नए मंत्री शामिल हुए हैं जेडीयू कोटे से, कांग्रेस कोटे से और आरजेडी कोटे से, कैसे देख रहे हैं इस एक्सपेंशन को? दो नई बातें देखने को मिला है। पहला कि मुख्यमंत्री के ऊपर एक और सुपर मुख्यमंत्री देखने को मिला, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति के पास ग्रामीण विकास भी है, ग्रामीण कार्य भी है,
नगर विकास भी है, स्वास्थ्य भी है, सड़क भी है। तो जब ये चारों जो किसी भी प्रदेश के मूल तत्व हैं, चारों अगर एक व्यक्ति के पास है तो जाहिर बात है वो मुख्यमंत्री से ज्यादा सशक्त, शक्तिशाली है। मुख्यमंत्री का काम केवल रबर स्टैंप का रहेगा कि वह रबर स्टैंप की भांति दस्तखत करते चले। कार्य तो इन्हीं को करना है। इन्होंने जनता से 2020 में बहुत सारे वादे किए थे। मुझे विश्वास है कि जब चारों विभाग वह रख लिए हैं तो जनता के वादों पर खरे उतरेंगे और कम से कम अब यह नहीं कह पाएंगे कि मैं तो अभी उप हूं, बाद में मुख्य बनूंगा, तब मैं सारे वादे पूरे करूंगा। अब नगर विकास आप हैं, ग्रामीण आप हैं, सड़क आप हैं, स्वास्थ्य आप हैं, तो कम से कम आप अब जितने वादे किए थे वह सब उतारिए। उपेंद्र कुशवाहा की भी उम्मीद की जा रही है जेडीयू से मंत्री बनेंगे, हालांकि दूसरी पार्टी का मामला है। आपको क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बनाया गया है? काफी एक बहुत पुराना शेर है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय जायसवाल बनाम उपेंद्र कुशवाहा बहुत चल भी रहा था जब जेडीयू बीजेपी साथ में थी तब भी, और एक बार फिर से संजय जायसवाल की तरफ से कहा गया उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी कटाक्ष कर रही है। कैमरामैन चंदन के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल शाहनवाज ने सीमांचल का विकास को प्राथमिकता बताया। शाहनवाज से बातचीत की आनंद अमृतराज ने। जिन्हें मंत्री बनने का मौका मिला है, सर आपको बहुत बधाई। और सीमांचल के लोगों को काफी उम्मीद है आपसे। जाहिर सी बात है, सीमांचल में जो है हमारा परिवार, हमारे मरहूम पिता जनाब तस्लीमुद्दीन साहब काफी लंबे समय में सीमांचल में प्रतिनिधित्व किया है। अररिया हो, किशनगंज हो, आपको पूर्णिया हो, तीनों जगह से लोकसभा जीते हैं, 6-7 बार विधायक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों को उम्मीद तो है, और पूरा सीमांचल और पूरा बिहार जो है खुशी के माहौल में है। महागठबंधन की सरकार बनी है, हम लोग भी मौका मिला है, इसलिए जाहिर सी बात है सीमांचल के लिए कुछ विशेष सोचा है आपने? देखिए, अभी तो आज पहला दिन है और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि नई जिम्मेदारी का एहसास है। आगे भी मंत्री के रूप में जो भी विभाग मिलेगा उसको अच्छे से, निष्ठा से, ईमानदारी से उसका निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। और सीमांचल में जो भी बेसिक मुद्दे हैं, एक तो कुछ प्राकृतिक आपदा है वहाँ पे, चाहे कटान हो, आपको क्या कहते हैं धसान हो, हर साल बाढ़ से ग्रस्त होते हैं लोग। जो भी मूलभूत समस्याएं हैं सीमांचल की, मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार, हम लोग उसको पूरा कर सके। चलिए, तो ये थे हमारे साथ शाहनवाज। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और कैबिनेट में एक एजेंडे पर मुहर लगी है। जल जीवन हरियाली के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है और ये राशि हम आपको बता रहे हैं 12,568 करोड़ 97 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 2024 और 2025 के लिए राशि स्वीकृत की गई है। विस्तारीकरण क्रियान्वयन के लिए फंड रिलीज किया गया और नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला जो हुआ है, जो एक सहमति बनी है यहां पर, वो है जल जीवन हरियाली का एजेंडा, जिस पर राशि स्वीकृत की गई है। 12,568 करोड़ 97 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। 2024-25 के लिए राशि स्वीकृत की गई है। विस्तारीकरण और क्रियान्वयन के लिए फंड होगा। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, न्यूज 18 नेटवर्क और ज़ेड पे प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ। आज हम जानेंगे कि यील्ड फार्मिंग किसे कहते हैं। यील्ड फार्मिंग डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की एक प्रक्रिया है। यूजर से D5 डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो लैंड बोरो करते हैं। अपनी सेवाओं के बदले में वो क्रिप्टो करेंसी अर्न करते हैं। अपनी यील्ड बढ़ाने के लिए किसान अपने क्रिप्टो को लगातार कई लोन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करते रहते हैं। यील्ड फार्मर्स अलग अलग टोकन पेयर्स को लिक्विडिटी देते हैं और क्रिप्टो करेंसीज में रिवॉर्ड अर्न करते हैं। टॉप यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल्स में आव, कर्व फाइनेंस, यूनिस्वैप ये शामिल हैं। कीमत में उतार चढ़ाव, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक, ऐसे कुछ और वजहों से इसमें जोखिम भी है। जानते हैं कि यह काम कैसे करता है।
यील्ड फार्मिंग इन्वेस्टर्स को डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में कॉइन्स या टोकन डालकर यील्ड अर्न करने की अनुमति देती है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्स में क्रिप्टो वॉलेट्स, डेक्स, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया ये शामिल हैं। डीफाई में यील्ड फार्मिंग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए सुगम बनाया गया है। ये कोड के कुछ पीसेस हैं जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच फाइनेंशियल एग्रीमेंट को ऑटोमेट करते हैं। यील्ड फार्मिंग 3 तरह की होती है: लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लैंडिंग और बोरोइंग। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।